बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, किस तरह से ये कार्य करता है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। मुझे ज़्यादा बोलने का आदत नहीं है, हम बोलने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए सीधे चलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद गारंटी और भरोसा है, विश्वास है कि आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इससे संबंधित प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल लिंक से जुड़े, जहां फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि का ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, जहां आप इसका डिजिटल PDF मटेरियल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल लिंक से जुड़े और इस चैप्टर को सीधे हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर के लिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के फ्लैशबैक में जाना होगा। जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर किस तरह से काम करता है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज का वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, 3 फेज का वाइंडिंग किया जाता है RYB। और इसमें जब सप्लाई दिया जाता है, 3 फेज सप्लाई जब दिया जाता है तो क्या होता है, इसके वाइंडिंग में अलग अलग टाइम में करंट पहुंचता है। पहले R में पहुंचता है तो R मैग्नेटाइज होता है, फिर Y में पहुंचता है, Y मैग्नेटाइज होता है, फिर B में। इस तरह से बारी बारी से RYB मैग्नेटाइज होते रहता है। और बाइंडिंग में जब करंट दौड़ता है तो इसके चारों ओर क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। बाइंडिंग में फ्लक्स उत्पन्न होता है और इस फ्लक्स उत्पन्न होता है, फ्लक्स के बीच रोटर रखा हुआ है, जो कि रोटर में EMF उत्पन्न होता है। और लेंज के नियम के अनुसार ये रोटर बहने वाली फ्लक्स का विरोध करता है और इस पर एक घुमाव बल उत्पन्न होता है, जिससे रोटर हमारा घूमने लगता है। तो ये जो रोटर घूम रहा है, ये इस फ्लक्स के कारण घूम रहा है। तो यहाँ जो चलने वाली फ्लक्स है, इसको कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्तित फ्लक्स भी कहते हैं, परिवर्तित फ्लक्स भी कहते हैं। तो रोटर को घूमने के लिए ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होना आवश्यक है। आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बोलिए या परिवर्तित फ्लक्स। जब तक यहाँ पे परिवर्तित फ्लक्स नहीं डेवलप होगा तब तक रोटर क्या होगा, नहीं घूमेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या कहा था कि कोई कंडक्टर जब फ्लक्स को काटता है, ये मान लो कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है और यहाँ पे हम 2 मैग्नेट रख दिए, 2 मैग्नेट रख दिए। तो मैग्नेट जब रख दिए तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चलेगा। इस फ्लक्स के बीच कंडक्टर रखा हुआ है। तो सिंपली अगर कंडक्टर रखा हुआ है फ्लक्स के रास्ता में तो कंडक्टर में कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा, कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहीं अगर हम कंडक्टर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, इस पर फोर्स लगा के घुमा देते हैं, तो जब कंडक्टर घूमता है तो ये क्या करता है, फ्लक्स को काटता है। फ्लक्स को जैसे काटेगा तो ये फ्लक्स हमारा क्या बन गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो जैसे ही घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, EMF उत्पन्न हो जाएगा। यही फंडा 3 फेज इंडक्शन मोटर में हो रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब अलग अलग सप्लाई हम लोग देते हैं वाइंडिंग में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी अलग अलग टाइम पे तीनों वाइंडिंग में करंट पहुँच रहा है, इसलिए फेज डिफरेंस ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। तो ये जो फ्लक्स है ऑलरेडी हमारा कैसा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटेटिंग, कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच अगर हम कंडक्टर रखते हैं तो इस कंडक्टर में क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी सेम वही काम होता है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी सेम वही काम होता है। अलग अलग टाइम में जो हम करंट प्रवाहित करा रहे हैं तीनों फेज का,
तो यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, ये जो फ्लक्स है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, और इसके बीच कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है इंडक्शन के थ्रू, ठीक है। इसके चारों ओर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दौड़ रहा है, इसके बीच ईएमएफ है यानी कंडक्टर है रखा हुआ, इस कंडक्टर में इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है अकॉर्डिंग टू लेंज का लॉ, लेंज ने कहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं भी करंट उत्पन्न होगा तो हमेशा उसका विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो ये रोटर हमेशा रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा। विरोध इस तरह से करेगा, जिस दिशा में रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है उसी दिशा में हमारा रोटर भी घूमने लगेगा। इस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमने लगता है। तो हमने ये समझा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर को घूमने के लिए जो फ्लक्स चाहिए, कैसा चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो सिंगल फेज मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज मोटर सिंगल फेज मोटर में कोई अंतर नहीं है, दोनों का बनावट सेट है, सेम है, दोनों में स्टेटर होता है, दोनों में रोटर होता है। तो आखिर अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि सिंगल फेज मोटर में केवल एक ही वाइंडिंग होता है और उसमें एक ही सप्लाई दिया जाता है, वहीं 3 फेज मोटर में 3 फेज वाइंडिंग दिया जाता है और 3 सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसमें हम 3 फेज दे दिए RYB, और ये सिंगल फेज मोटर है तो इसमें क्या होगा, एक ही वाइंडिंग करेंगे, मान लो R फेज कर दिया सिंगल फेज में। तो अब क्या होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य प्रणाली को समझाने का हमारा मकसद यही था कि आप यहाँ पर समझें। ऑलरेडी हम लोग अभी क्या समझ चुके हैं, किसी भी मोटर में रोटर को घूमने के लिए क्या चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जो कि 3 फेज इंडक्शन में ऑटोमेटिक 3 वाइंडिंग है और तीनों वाइंडिंग में अलग अलग टाइम में करंट पहुंच रहा है, जिससे इस वाइंडिंग से उत्पन्न फ्लक्स ऑलरेडी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला ही रहता है, ठीक है। तो हमारा रोटर घूमने लगता है। लेकिन सिंगल फेज मोटर में क्या होगा, यहाँ पर तो सिंगल फेज ही देना है, कोई भी एक ही वाइंडिंग करेंगे। जब सिंगल फेज से हमको चलाना है तो कहीं एक ही वाइंडिंग करेंगे, तो जब हम यहाँ एक ही वाइंडिंग करेंगे तो इसमें एक ही टाइम में करंट पहुँचेगा। तो जो करंट पहुँचेगा ये क्या होगा, इसके चारों ओर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्या होगा, ये जो फ्लक्स उत्पन्न होगा ये कभी भी कैसा रहेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ स्थिर है, करंट एक ही वाइंडिंग में आ रहा है और इसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स में परिवर्तित नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए सिंगल फेज मोटर में जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको कहते हैं पल्सेटिंग फ्लक्स, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंगल फेज मोटर में जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो फ्लक्स डेवलप होता है उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। तो अभी हमने बताया था किसी भी मोटर को घूमने के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो सिंगल फेज मोटर में क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, तो सिंगल फेज मोटर घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। जब हम सिंगल फेज मोटर में सप्लाई देंगे तो क्या होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इंडक्शन होगा, इसके भी रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होगा, लेकिन ये रोटर घूमेगा नहीं, इसलिए कंपन करेगा, हल्का थरथराएगा, ठीक है, कंपन करेगा। और इस रोटर को थोड़ा सा बाहरी फोर्स से घुमाया जाए तब ये मोटर क्या होगा, घूमने लगेगा। इस तरह से जो सिंगल फेज मोटर होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, मतलब अपने आप चालू होने वाला नहीं होता है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि यहाँ 3 वाइंडिंग है और इसमें ऑलरेडी फेज डिफरेंस है और यहाँ अपने आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिससे रोटर घूमने लगता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सिंगल फेज मोटर कैसा है, सेल्फ स्टार्टिंग है कि नहीं है। तो सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल फेज मोटर में पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर का जो फ्लक्स है कैसा है,
पल्सेटिंग है, रोटेटिंग नहीं है, पल्सेट कर रहा है। समझ में आ गया सिंगल फेज थ्री फेज में क्या अंतर है। तो अब जो हमारा सिंगल फेज मोटर है ये तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हुआ, तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ही अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। इसके वाइंडिंग को सिंगल फेज मोटर के जो एक फेज का वाइंडिंग है, जो हमारा एक फेज का वाइंडिंग है, इसको अगर हम दो भाग में बांट के अलग अलग जगह वाइंडिंग कर दिए, ठीक है, आधे पार्ट को इधर कर दिए, आधे पार्ट को इधर कर दिए, और अलग अलग टाइम में अगर करंट पहुंचाया जाए, दोनों एक ही वाइंडिंग को दो पार्ट में बांट दिए और अलग अलग टाइम में दोनों में करंट अगर पहुंचाया जाए तो क्या होगा, दोनों वाइंडिंग के बीच फेज डिफरेंस होगा। जैसे ही फेज डिफरेंस होगा तो ये जो हमारा पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है कैसा बन जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो सिंगल फेज मोटर क्या हो जाएगा, अपने आप चालू होने वाला हो जाएगा। तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाया जाता है, जिसके आधार पर सिंगल फेज मोटर कई तरह के होते हैं। ठीक है, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए तो देखते हैं हम कि सिंगल फेज मोटर कितने तरह का होता है और इसको सेल्फ स्टार्ट कितने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल फेज मोटर मुख्य रूप से दो तरह का है, तीन तरह का है मुख्य रूप से। ठीक है, यहां पे एक बात और है कि आप गौर कीजिएगा, जितनी भी सिंगल फेज मोटर है कैपेसिटर उसी में लगा रहेगा, कभी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर नहीं रहेगा। तो इसका काम क्या है, कैपेसिटर का काम यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर में ही लगा होता है, क्योंकि कैपेसिटर का काम है फेज को स्प्लिट करना, फेज को बांटना। ठीक है, जो हमारा सिंगल फेज मोटर में एक ही वाइंडिंग है उसको दो भाग में कौन बदलता है, कैपेसिटर बदलता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का एक काम क्या हो गया, फेज को बांटना। ठीक है, और दूसरा काम है कि यहाँ पे मोटर में क्या होता है, पावर फैक्टर, जब मोटर चलता है तो पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है, तो पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव यानी बढ़ाने का काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर का दो काम ही हो गया, पहला फेज बांटना, दूसरा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, और तीसरा स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। मोटर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसको बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क कौन देता है, यहाँ कैपेसिटर ही देता है। तो कैपेसिटर का तीनों काम है। तो आप जब भी किसी मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो सिंगल फेज मोटर है, कभी भी थ्री फेज में नहीं रहेगा, क्योंकि थ्री फेज मोटर ऑलरेडी सेल्फ स्टार्टिंग होता है। समझ में आ गया, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं सिंगल फेज मोटर का चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है और क्या क्या जानना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सिंगल फेज मोटर में भी दो ही पार्ट होगा, स्टेटर होगा, रोटर होगा, जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है। ठीक है, तो इसका भी जो स्टेटर होता है सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड रहेगा। ठीक है, और जो रोटर रहेगा वो भी क्या रहेगा, लैमिनेटेड रहेगा। कास्ट स्टील या बड़े बड़े में क्या होता है, कास्ट स्टील का रहता है या कास्ट आयरन का। इसका देखो इसमें दो पार्ट है। ठीक है, किसी भी मोटर का जो बॉडी होता है इसमें दो पार्ट रहता है। ये अंदर वाला भाग जिसमें स्लॉट कटा हुआ है वाइंडिंग करने के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं स्टेटर, इसको कहते हैं स्टेटर। यहाँ से यहाँ अंदर वाला पार्ट जिसमें ये स्लॉट कटा हुआ वाइंडिंग करने के लिए, जहाँ वाइंडिंग होगा इसको क्या कहते हैं, स्टेटर। और इसके बाहरी भाग जो मोटर के स्टेटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो घूमता है, घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। तो सिंगल फेज मोटर में जो बॉडी होता है कास्ट आयरन का रहेगा, छोटा छोटा मोटर को कास्ट आयरन का रहेगा, और इससे बड़े बड़े जो मोटर होगा उसका कास्ट स्टील का रहेगा। ठीक है, और हमारा स्टेटर जो रहेगा कभी भी क्या चीज़ का रहेगा, सिलिकॉन स्टील का रहेगा, सिलिकॉन स्टील का रहेगा। और रोटर भी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का ही रहेगा, सिलिकॉन स्टील दोनों क्या होता है, लैमिनेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर रोटर की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ चुके हैं, रोटर कई तरह का होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड पत्ती में स्लॉट काट के भी बनाया जाता है ठोस रूप में, या इसमें क्या होता है जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है उसमें कोई स्लॉट नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है कॉपर का ठोस कंडक्टर से ही मिलके बना होता है, ऑलरेडी उसका डिस्क्राइब हो चुका है। तो रोटर कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सिंगल फेज जो मोटर है ऑलरेडी हम बता चूके हैं, चूंकि
इसमें वाइंडिंग को विभक्त करना पड़ता है, तो इसमें अधिक पावर को हम नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ये जो मोटर है कम एचपी के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, इसका शक्ति क्या होगा, कम होगा। और सिंगल फेज मोटर को एफएचपी भी कहते हैं। एफएचपी का मतलब हो गया फ्रैक्शनल हॉर्स पावर। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, सिंगल फेज मोटर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रैक्शनल हॉर्स पावर का मतलब 1 एचपी से कम में भी बनाया जाता है। ठीक है, 1 एचपी से भी कम है, जैसे कि ½ एचपी, 1/3 एचपी, 1/4 एचपी, इतने कम पावर में भी बनाए जाते हैं सिंगल फेज मोटर, इसलिए इसको फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 एचपी से भी कम शक्ति में बनाया जाता है। और सिंगल फेज मोटर क्या होता है, ऑलरेडी कम एचपी का ही रहता है। ठीक है, सिंगल फेज मोटर में और क्या है कि 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सिंगल फेज मोटर कभी भी क्या होगा, सिंगल फेज मोटर का दक्षता क्या होगा, कम होगा। एफिशिएंसी सिंगल फेज मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कम होगा, और सिंगल फेज मोटर कम पावर फैक्टर पर कार्य करेगा। ठीक है, सिंगल फेज मोटर में पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंगल फेज मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा बलाघूर्ण जो होगा स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क 3 फेज की अपेक्षा सिंगल फेज का भी क्या होगा, कम होगा। स्पीड रेगुलेशन कम होगा, स्वचालित नहीं होगा। ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, मतलब अपने आप चालू नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो ऑलरेडी बता चुके हैं, संरचना की दृष्टि से सिंगल फेज मोटर और 3 फेज मोटर में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल ये है कि सिंगल फेज मोटर में एक ही वाइंडिंग रहता है, और उस वाइंडिंग को अलग अलग तरीका से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बदला जाता है, जिसके आधार पर मोटर कई तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ मोटर की अगर बात करेंगे सिंगल फेज मोटर, तो सिंगल फेज मोटर 3 तरह का होता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें एक फेज को 2 भाग में बांट देते हैं, फेज को स्प्लिट करते हैं, इसीलिए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। दूसरा है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये एक स्पेशल मोटर है, इसके अंदर 1-2 स्पेशल मोटर आता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, इसीलिए इसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। और तीसरा है कम्यूटेटर मोटर, तो चूंकि इस प्रकार के मोटर में आर्मेचर लगा होता है, इसलिए इस तरह के मोटर को कम्यूटेटर मोटर कहते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला मोटर जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है और उसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर 4 तरह का होता है। ठीक है, पहला है स्थायी कैपेसिटर मोटर, मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तीसरा है कैपेसिटर रन मोटर। चौथा है शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, ये जो 3 है एक ही तरह का है, यहाँ पे अंतर है केवल कैपेसिटर का। ठीक है, तो पहला का नाम है स्थायी कैपेसिटर मोटर, मतलब इस मोटर में जो कंडेंसर लगा होगा या कैपेसिटर लगा होगा स्थायी रूप से लगा रहेगा। ठीक है, दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, मतलब इस मोटर में जो कैपेसिटर रहेगा केवल स्टार्टिंग के समय लगा रहेगा, रनिंग के समय कैपेसिटर वहाँ से हट जाएगा। तीसरा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, मतलब स्टार्टिंग भी होगा कैपेसिटर के थ्रू और रन भी करेगा कैपेसिटर के थ्रू। और चौथा है शेडेड पोल मोटर, तो ये तीनों से एक अलग मोटर है शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शेडेड पोल मोटर ही समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद इधर हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर, सीधे चलते हैं हम लोग शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर क्या होता है,
तो ये जो मोटर है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ये इस मोटर का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, साइज में क्या होगा, छोटा होगा। शेडेड पोल मोटर छोटा होगा, इसलिए छोटे छोटे इक्विपमेंट में लगा होगा। इसका कह रहा है कि इस मोटर में केवल एक ही वाइंडिंग होता है, ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे एक ही वाइंडिंग कहाँ होता है। शेडेड पोल मोटर में मुख्य वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर होता है। कहाँ रहेगा मुख्य वाइंडिंग, सेलिएंट पोल पर होगा, ठीक है। इसका जो पोल होता है उसको दो भाग में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। पहला है सेलिएंट पोल और दूसरा है शेडेड पोल, ठीक है। इसका जो पोल होगा मतलब जहां बाइंडिंग करेंगे उसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। बड़े वाले भाग को कहते हैं सेलिएंट पोल और छोटे वाले पार्ट को शेडेड पोल। और ये जो बड़ा वाला भाग के अपेक्षा छोटा वाला 1/3 होता है, वही करा सेलिएंट पोल शेडेड पोल का 3 गुना होता है, ठीक है। जो बड़ा वाला भाग होगा सेलिएंट पोल शेडेड पोल का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो शेडेड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका ये 3 गुना रहेगा, इसका 3 गुना सेलिएंट पोल रहेगा बड़ा वाला। फिर आगे कह रहा है इसके स्टेटर पोल में स्लॉट कटा होता है जिसमें शॉर्ट सर्किट कॉपर रिंग लगा होता है, जिसे शेडेड वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो शेडेड वाले पार्ट के अंदर इसमें क्या होगा, एक स्लॉट कटा रहेगा जो कि आगे हम लोग देखेंगे, और इसमें कॉपर का रिंग लगा होता है। नेक्स्ट कह रहा है इस प्रकार के मोटर बहुत कम अशुशक्ति 40 वाट से लेके 0.05 HP तक बनाया जाता है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि शेडेड पोल मोटर का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका जो रेटिंग होता है, शक्ति होगा, वो बहुत कम होगा। 40 वाट से लेके 0.05 HP तक ये बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो इस्तेमाल होगा, पहले दक्षता की बात करेंगे। इसका दक्षता 5 से 35% होता है। बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है और आता ही है। शेडेड पोल मोटर की दक्षता कितना होता है, 5 से 35% होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ऑलरेडी छोटा मोटर है इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, निम्न स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ठीक है। तो इसका यूज भी वहां करेंगे जहां स्टार्टिंग टॉर्क, जहां लो स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो, ठीक है। जैसे छोटा पंखा हो गया, देखते हैं आप छोटा छोटा पंखा जो कि आपको गाड़ी में रहता है, 4 व्हीलर वगैरह में आता है, या छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है लैपटॉप के अंदर होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके अंदर मशीन जो हीट होता है उसको कम करने के लिए छोटा छोटा मोटर लगाया जाता है, ठीक है। तो छोटा छोटा पंखा, हेयर ड्रायर, बाल को जो सुखाता है, छोटा छोटा खिलौना में लगा रहेगा, ब्लोअर, इलेक्ट्रिक जो घड़ी होता है, विद्युत घड़ी, इस सब में क्या होगा, शेडेड पोल मोटर होगा, ठीक है, छोटे छोटे इक्विपमेंट में। नेक्स्ट इसका वर्किंग हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। काम कैसे करता है, तो शेडेड पोल मोटर का ये कंस्ट्रक्शन है। इसमें ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसमें जो बाइंडिंग होगा एक ही बाइंडिंग होगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसमें केवल एक बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर ये रोटर है जो कि घूमेगा, ये हो गया रोटर, और रोटर के बाहर ये क्या है, पोल है, पोल शू के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है। तो इस शू को देखिए कि आप 2 भाग में बांटा हुआ है। इस पोल शू का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए 2 भाग में बांटा हुआ है। यहां से यहाँ ये पोल शू हो गया, ठीक है, इसको 2 भाग में बांटा हुआ है। देखिए ये अलग हो गया, यहाँ से यहाँ कटा हुआ है स्लॉट, तो यहाँ से यहाँ छोटा वाला पार्ट और यहाँ से यहाँ बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ बिग पार्ट और यहाँ से यहाँ छोटा वाला पार्ट। तो जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसमें देखिए रिवर्स है, बड़ा वाला भाग यहाँ से यहाँ है और छोटा वाला जो है यहाँ से यहाँ है। तो जो बड़ा वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल या अनशेडेड पोर्शन भी कह सकते हैं। सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल, बड़े वाले भाग को क्या कहेंगे, सेलिएंट पोल करेंगे। और मुख्य वाइंडिंग यही रहेगा, कहाँ रहेगा, मुख्य वाइंडिंग जो रहेगा, मेन वाइंडिंग कहाँ रहेगा, सेलिएंट पोल पर ही रहेगा। शेडेड पोल मोटर में जो बड़े वाले पार्ट रहेगा उसको सेलिएंट पोल कहते हैं, मुख्य वाइंडिंग सेलिएंट पोल पे रहेगा। और जो छोटा पार्ट है इसमें क्या रहेगा, छोटे वाले पार्ट को शेडेड पोल कहते हैं, छोटे वाले भाग को शेडेड पोल कहते हैं। और शेडेड पोल में
कोई वाइंडिंग नहीं होता। ये जो है देखिए, ये कॉपर का रिंग है, गोल क्या होता है, तांबा का रिंग होता है, कॉपर रिंग होता है, ठीक है। शेडेड पोल में क्या होगा, कॉपर रिंग रहेगा और सेलिएंट पोल में क्या रहेगा, मेन वाइंडिंग रहेगा। तो काम कैसे करेगा, तो देख लीजिए, जैसे ही यहाँ सप्लाई देंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, बाइंडिंग में करंट जाएगा, मतलब सेलिएंट पोल में बाइंडिंग किया हुआ है तो सेलिएंट पोल में करंट जाएगा। सेलिएंट पोल में जैसे ही करंट जाएगा तो क्या होगा, ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो इस फ्लक्स के बीच में ये क्या रखा हुआ है, ठोस कॉपर का कंडक्टर रखा हुआ है ना। तो क्या होगा, इंडक्शन के थ्रू इस कॉपर के रिंग में इंडक्शन के थ्रू ईएमएफ उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या कहा था, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर को रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इंडक्शन यही ना होता है, तो वही है। शेडेड वाले भाग में, सेलिएंट पोल वाले भाग में जो वाइंडिंग के बाद इसमें जब करंट जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करेगा। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये ठोस कॉपर का कॉइल रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो जैसे ईएमएफ यहाँ उत्पन्न होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये विरोध करेगा, ठीक है। तो इसमें बहने वाली फ्लक्स, मेन पार्ट में बहने वाली फ्लक्स का ये विरोध करेगा। तो जैसे ही विरोध करेगा तो दोनों का फ्लक्स अलग अलग डेवलप हुआ ना, बड़ा वाला भाग का डेवलप हुआ, इसमें अपना फ्लक्स डेवलप हुआ। तो दोनों फ्लक्स जो डेवलप हुआ एक दूसरे को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो दोनों के बीच क्या हो गया, फेज डिफरेंस उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही फेज डिफरेंस उत्पन्न हो गया तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा हो गया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। मेन जो हमारा मकसद है यही है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो इसके बीच में रखा हुआ क्या है, रोटर है। तो ये रोटर हमारा क्या होगा, घूमने लगेगा। इस तरह से शेडेड पोल मोटर घूमने लगता है अथवा कार्य करता है। इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये बड़ा वाला भाग जो है सेलिएंट पोल है, ये बड़ा वाला भाग सेलिएंट पोल है। और देख लीजिए ये जो है ये ठोस कॉपर का रिंग है, ठीक है। इसको शेडेड पोल कहते हैं, जिसमें ये रिंग बैठा हुआ है, ठीक है। शेडेड पोल में क्या है, ठोस कॉपर का रिंग बैठा हुआ है। तो जैसे इसमें सप्लाई जाएगा तो फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। इसके बीच ये कॉपर का कॉइल रखा हुआ है, तो इंडक्शन के थ्रू इसमें कुछ ईएमएफ उत्पन्न होगा जो मेन फील्ड का विरोध करेगा। जैसे ही विरोध करेगा तो यहाँ पे जो उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होने लगेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो इसके बीच में जो रोटर रखा हुआ है ये घूमने लगेगा। इस तरह से शेडेड पोल मोटर कार्य करने लगता है। शेडेड पोल मोटर के अंदर जो रोटर रहेगा कैसा रहेगा, स्क्वायरल केज रहेगा, ठीक है। स्क्वायरल केज या इसको पिंजरी रोटर भी कहते हैं, पिंजरी रोटर, ठीक है। हिंदी में स्क्वायरल केज रहेगा। जो शेडेड पोल मोटर होता है वो देखने में इस तरह से रहेगा आपको, ठीक है। शेडेड पोल मोटर इस तरह से रहता है, बाहर से आप ऐसे देख सकते हैं, वो मशीन में जो लगा रहेगा। आई होप आप शेडेड पोल मोटर समझ गए होंगे। तो शेडेड पोल मोटर के बारे में हम लोग क्या समझे, ये साइज में छोटा होता है, इसकी दक्षता 5 से 35% होती है। शेडेड पोल मोटर का जो मेन वाइंडिंग होता है ये सेलिएंट पोल पर होता है, और जो ठोस कॉपर का रिंग होता है वो शेडेड पोल पर होता है। जो शेडेड पोल होता है सेलिएंट पोल का 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 होता है। और मेन वाइंडिंग हमारा सेलिएंट पोल पर होगा, और इंडक्शन का कार्य कौन करेगा, विरोध का कार्य जो हमारा ठोस कॉपर रिंग डाला हुआ है वो करता है, जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और हमारा मोटर घूमने लगता है। इसके अंदर जो रोटर रहेगा वो स्क्वायरल केज टाइप का रोटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो 3 बच गया है कैपेसिटर के आधार पे कौन कौन सा मोटर है उसको अब देख लेते हैं।